हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स के बारे में बात की थी कि यानी कि सब कैसे क्लासिफाई किया गया, किंगडम्स कौन कौन से आए और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिक बातें मैंने बताया था कि कैसे हमने पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, पहले 2 किंगडम में, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम करेंटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो कि दिया था R.H. विट्टेकर ने। तो विट्टेकर ने 5 किंगडम्स बताए थे। सबसे पहले प्लांटे एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई। लेकिन मैं बता दूं, इस चैप्टर में हम प्लांटे और एनिमेलिया को नहीं पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग से हमें पढ़ना है। बायो की ही बुक में अलग से चैप्टर दिया हुआ है। जो थर्ड चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम और फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, जिनमें से मैंने एनिमल किंगडम को करा दिया है। प्लांट किंगडम हम इस चैप्टर की बात करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में कौन कौन से किंगडम्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है मैं बता देती हूँ। वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, ठीक है। और बाकी जो 2 किंगडम है उनके लिए अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं। तो अब सबसे पहले मोनेरा को स्टार्ट करते हैं। मोनेरा किंगडम में मोस्टली बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के बारे में तो हम सबको ही पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया हमें हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, नहीं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायो के चैप्टर है एक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें हम बैक्टीरिया के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखेंगे कि वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। अब जैसे कि हम ले लेते हैं हमारा कर्ड, जो दही बनता है, उसको बनाने में भी एक बैक्टीरिया ही हेल्प करता है। वो जो होता है कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि दही बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो गई। और अभी हमें इस किंगडम में बैक्टीरियाज को ही पढ़ना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई बैक्टीरिया हमें हमारी हेल्प भी करते हैं। तो दही बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। एसिटिक एसिड बनाने में एक बैक्टीरिया हेल्प करता है, जिसका नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अभी हमें इतना समझ आ गया कि जो मोनेरा किंगडम हमें पढ़ना है उसमें बैक्टीरिया ही के बारे में ही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं जो होते हैं सिम्बायोन्ट्स। आपने सुना होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनती है, एसोसिएशन लिंकेज होती है, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद में अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि मतलब ये खाना कैसे खाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। अब क्या ह्यूमंस ऑटोट्रोपिक हैं या हेटेरोट्रोपिक हैं? ह्यूमंस ऑटोट्रोपिक नहीं है। अब आप कह रहे हो क्यों? क्योंकि हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हम क्यों ऑटोट्रोपिक नहीं है? हम खाना बनाते नहीं हैं, हम खाना पकाते हैं। या मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वी डू नॉट मेक दी फूड, वी जस्ट कुक इट, ठीक है। हम सिर्फ कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, ना कि हम बनाते हैं। बनाता कौन है? अब जो हम सब्जियां ला के खाते हैं, वो सब्जियां क्या हम खुद बना रहे हैं? नहीं, वो प्लांट्स बना के दे रहे हैं। तो यानी कि हम तो बस उन सब्जियों को कुक करते हैं। तो यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं वो हेटेरोट्रोपिक में आते हैं। तो अभी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं पहले तो अब मैं बता रही थी कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाना किसी और के उससे खाते हैं, किसी और की हेल्प से खाते हैं। तो अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया दोनों चीज़ें करता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी। हेटेरोट्रोपिक कैसे करता है? ये पैरासाइट होता है, सेप्रोफाइट होता है और फोटो ऑर्गन।
पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही रह के या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स की बात करूँ तो जैसे कि लीचीज़ हो गई, लीचीज़ पैरासाइट, लीची खाने वाली लीची नहीं होती, लीचीज़ एक अलग वो होता है ऑर्गेनिज्म, लीचीज़ हो गई, और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी करता है बैक्टीरिया, मतलब किसी की बॉडी के या तो अंदर रह के, जो अंदर रहते हैं वो उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट, और जो बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। तो बैक्टीरिया पैरासाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, फोटो ऑर्गन। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो बात हो गई हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करता है। ऑटोट्रॉपिक में हमें पता है क्या करते हैं वो लोग, अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हम लाइट की हेल्प से वो लोग खाना बनाते हैं, लेकिन कीमोसिंथेटिक में ऐसा नहीं होता। खाना तो वो बनाते हैं, खाने का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स के हेल्प से। अब उसके बाद में हमने बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अब हम एक और तरीके से उनको डिवाइड करते हैं, जो कि होता है शेप के बेस पे। शेप के बेस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं, 4 तरह की शेप्स मिलती है अभी बैक्टीरिया में, जो होती है कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरियम। कोकस का मतलब होता है सी से सर्कुलर, ये गोल गोल शेप के होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। कोकस बैक्टीरिया गोल शेप के होते हैं, राउंड, ओवल ऐसे। अब बैसिलस आपने सुना होगा, अगर किसी को नहीं पता तो बैसिलस का ना मीनिंग रोड से होता है, इस तरीके से, जैसे ये भी एक रोड समझ लीजिए आप उसको। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, रोड शेप। ठीक है, रोड शेप वाले बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। फिर आ जाते हैं विब्रियो। इंग्लिश में हम कोमा बनाते हैं, कोमा जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये कोमा है ऐसे करके। तो ये विब्रियो वाले जो होते हैं ना, वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरलियम, स्पाइरल, जैसे ये भी, इस वाली नोटबुक को हम स्पाइरल कहते हैं, ऐसे बने हुआ है ना, तो स्पाइरलियम ऐसे ऐसे ऐसे। तो स्पाइरलियम ये शेप होती है। तो 4 तरह के बैक्टीरिया हो गए, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलियम। कोकस का एग्जांपल दूं, हमने कभी सुना है इस चीज़ के बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ना, वो निमोनिया कोस करता है, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है। अब क्या होता है, जो जैसे कि बैक्टीरिया का नाम है, उसके पीछे ना हम उसकी शेप लगा देते हैं, तो हमें पता चलता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये गोल शेप में है, इसकी शेप गोल है, ये राउंड शेप्ड है। ठीक है, और तो कोकस का एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये निमोनिया कोस करता है। फिर आ जाता है बैसिलस। बैसिलस अगर किसी ने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो उसको पता होगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था जो लैक्टोबैसिलस, दही जो बनाने में हेल्प करता है, तो उसमें बैसिलस आ रहा है, वो भी रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। उसके बाद में आ जाते हैं विब्रियो के भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, स्पाइरलियम के भी। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताए हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब 2 चीज़ें याद रहेंगी तो ये भी याद रह जाएंगी। अब उसके बाद में ये जो होते हैं मोनेरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये बात तो पता ही है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो थे वो मोनेरा में रखे गए, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो प्रोटिस्टा में रखे गए थे। ठीक है, अब उसके बाद में इनमें 70S राइबोसोम मिलता है। अब प्रोकैरियोटिक है तो 70S राइबोसोम ही मिलेगा। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है तो सेल चैप्टर की वीडियोस देखिए, सेल चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी सही से बताया हुआ है कि राइबोसोम के बारे में। अब हमें ये पता है जो तो मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हमारे पास में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी मैं इसे डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक अलग चैप्टर में है, सेल चैप्टर में, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चीज़ को।
और वहीं पे ही अच्छे से समझ भी आएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनके पास में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। उनके पास में सिर्फ एक ऑर्गेनेली होती है, वो होती है राइबोसोम। और जो राइबोसोम होते हैं ना, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बस एक यही ऑर्गेनेली होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। और उसमें राइबोसोम अब भाई यूकैरियोट में भी होते हैं और प्रोकैरियोट में भी होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को याद रख लेते हैं कि ये हमें ये तो पता है मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसमें 70s राइबोसोम मिलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी लिखा, नो ऑर्गेनेली, कोई ऑर्गेनेली नहीं है। ये सब प्रोकैरियोटिक के ही बारे में लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजुला जो होता है ना, वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है वैसे तो, ठीक है, वही बात है। न्यूक्लियोइड बॉडी होती है, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड होता है। और बाकी सब ये आपको सेल चैप्टर में पढ़ने में समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। मीजोसोम्स, ये भी उसी चैप्टर में, ये फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये बात हो गई, हमने किस चीज़ की बात कर ली, उनके न्यूट्रिशन की बात कर ली और उनकी शेप्स की बात कर ली। अब देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो सबको ही पता होगा थोड़ा बहुत। ह्यूमन फिजियो में डिटेल में भी दिया हुआ रेस्पिरेशन के बारे में। तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं इनकी रेस्पिरेशन के बारे में। तो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं एरोबिक, दूसरे होते हैं एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो ऑक्सीजन की नीड होती है जिन्हें रेस्पिरेशन करने में। दूसरे होते हैं एनएरोबिक, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एरोबिक वाले भी दो तरह के आते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव, दूसरे होते हैं तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले फैकल्टेटिव और दूसरी ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट वो होते हैं जिन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर उनके पास में ऑक्सीजन नहीं हुई तो वो मर जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे भाई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो। अब जैसे कि हम है ह्यूमंस, हम हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। अब क्या हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम जिंदा रह लेंगे? नहीं, हम क्या है, ऑब्लिगेट एरोबिक हैं। अब फैकल्टेटिव ऐसे होते हैं, मतलब उन्हें वैसे तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, लेकिन अगर कभी मिल गई तो भी काम चला लेते हैं, ठीक है। अब इसी का अपोजिट होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक में भी भाई कुछ होते हैं ऑब्लिगेट जिन्हें ऑक्सीजन किसी कीमत में नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और एक होते हैं फैकल्टेटिव, मतलब वैसे तो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर कभी नहीं मिलती तो भी ये काम चला लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की बात हो गई। अब अगली चीज़ आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैं बहुत बार ही डेफिनेशन बता चुकी हूँ रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन ये अलग अलग तरह से करते हैं। अब ये तो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पैरासेक्सुअलिटी शो करते हैं। समझ नहीं आएगा इसका मतलब पार्शियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये पूरी कम्प्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन चीज़ें करते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। और ये तीनों ही चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी, अलग अलग चैप्टर्स में हैं इनके बारे में। कॉन्जुगेशन के बारे में दिया हुआ है सेल चैप्टर में, इसलिए कहते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो चैप्टर है वो सभी जो चैप्टर्स है उनके लिए बेसिक है। और मेरे हिसाब से सेल चैप्टर फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हर चैप्टर में यूज़ होंगी। तो कॉन्जुगेशन, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन हम क्लास 12th बायो में एक चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, उसके अंदर दो अलग अलग जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है उसमें पढ़ते हैं। तो अभी इसकी नीड भी नहीं है हमें, मैं मतलब बता दूँ, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना याद रख लीजिए नाम, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, क्योंकि फिर डिटेल में बताना पड़ेगा और यहाँ पे उसकी ज़रूरत है ही नहीं, अभी अगले चैप्टर्स में पढ़ना ही है हमने। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब दो टुकड़ों में टूट जाते हैं,
ठीक है, एंडोस्पोर बनाते हैं। तो अब मोनेरा यहाँ पे हो जाता है। लेकिन मोनेरा में एक और कैटेगरी आती है, वो होती है आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो आपने जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि किंगडम से ऊपर भी एक चीज़ होती है जो कि होती है डोमेन। तो जो वो आए थे कार्ल वूस, उन्होंने क्या किया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो उन्होंने मोनेरा को 2 हिस्सों में बांट दिया था, आर्के बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। तो ये वो ही आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आर्के बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया होते हैं। अब पुराने टाइम पे ना, मतलब बहुत पहले जैसा एटमॉस्फेयर अब है ना अर्थ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, पहले के ज़माने में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती थी, इतनी गर्मी रहती थी। ठीक है, तभी तो वोल्केनो वगैरह फटते थे। और अगर इस बात को डिटेल में पढ़ना है तो एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 12 बायो के। हर चीज़ ना बायो में लिंक रहती है थोड़ी थोड़ी। तो मैं ये बता रही हूँ कि पहले के ज़माने में मिलते थे ये बहुत, और लेकिन मिलते अभी भी, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं। तो ये लिविंग फॉसिल है। फॉसिल के बारे में भी एवोल्यूशन में दिया हुआ है। फॉसिल मतलब, ये तो हमने जनरली भी नाम सुना होगा, फॉसिल पुराने समय की जो चीज़ें मिलती हैं उनको फॉसिल कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो। ठीक है, तो ये बहुत पुराने हैं और लिविंग फॉसिल है। अब 3 तरह के होते हैं। अब भाई पुराने ज़माने में जैसा एटमॉस्फेयर होता था, ये उसी उस हिसाब से सर्वाइव करते थे, उसी हिसाब से इन्होंने अपने आप को एवॉल्व कर लिया था। तो ये 3 तरह के मिलते हैं हमें आर्के बैक्टीरिया, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजन्स नाम से पता लग रहा है मिथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये मिलते हैं हमें गट ऑफ रिमिनेंट एनिमल्स में, रिमिनेंट एनिमल्स के गट में मिलते हैं। ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। इन्हें ऑक्सीजन किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए होती, मतलब ऑक्सीजन जरा सी मिलती है 1 सेकंड के लिए भी ये मर जाते हैं। ठीक है, ये कीमोटोट्रॉप होते हैं, अभी बताया था, जो मतलब अपना खाना बनाते हैं केमिकल की हेल्प से। एग्जाम्पल आ गए मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। कोकस का क्या मतलब है अपने मन में जल्दी जल्दी बताइए, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे कोकस का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी अच्छे से पढ़ाया है इस चीज़ को। तो मिथेनोकोकस में कोकस का मतलब है कि इसकी शेप जो है वो राउंड है, ये राउंड शेप बैक्टीरिया है, मिथेनोबैक्टीरियम होता है। तो नाम से पता लग रहा है मिथेनोजन, मीथेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और इनके बारे में हमें कहाँ पढ़ना है, क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर जो भी मैंने कर्ड वाला बताया था ना, वहाँ पे तो हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, तो ये वहाँ पे हेल्प करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हेलोफाइल। हेलोफाइल मतलब ये ऐसे होते हैं बहुत ही नमकीन जगह पे मिलते हैं हमें, नमकीन पानी, नमकीन जगह पे मिलते हैं। इन्हें नमक बहुत अच्छा लगता है। आई ऑल्सो लव सॉल्टी फूड। सो देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नमकीन जगह में, नमकीन एरिया में मिलते हैं हमें। और उसके बाद में ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। इन्हें भी ऑक्सीजन किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए होती। अब भाई पहले के ज़माने में ऑक्सीजन थी ही नहीं ना, मैंने बोला ना कि पहले ऑक्सीजन नहीं थी, और ये बहुत पुराने टाइम से मिल रहा है। तो अब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वही चीज़ तो मिलेगी जो ऑक्सीजन के बिना रह सकती हो। तो ये इन्हें भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। अब इसके बाद में ये हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये तो अभी बताया ही। इसका एग्जांपल होता है हेलोकोकस वाला। ठीक है, हेलोकोकस। तो यहाँ पे क्या है, कोकस का मतलब होता है राउंड शेप्ड। फिर आते हैं थर्मोएसिडोफाइल। नाम से ही पता लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। इनका पीएच कम, टेम्परेचर ज़्यादा पीएच कम, यानी कि एसिडिक एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन कभी नहीं मिली तो भी रह लेंगे, लेकिन है तो एनारोब। ठीक है, ये भी कीमोटोट्रॉप ही होते हैं मिथेनोजन्स की तरह, यानी कि केमिकल की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। इसका एग्जांपल आया थर्मोकोकस, थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, थर्मोकोकस में भी कोकस वर्ड देख रहे हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो कोकस शेप्ड के मिलते हैं। अब उसके बाद में एक बात बताती हूँ, जो थर्मोएसिडोफाइल है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, क्लास 12 बायोलॉजी के लास्ट में जो बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट आती है उसके चैप्टर, उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें भी हम कहाँ पढ़ेंगे,
एक टॉपिक आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और बोर्ड्स के लिए तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बोर्ड्स में तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये 5 मार्क्स का। पीसीआर के बारे में बताओ, वहाँ पे बस जरा से एक वो डायग्राम बना दो, और 3 ही स्टेप्स होते हैं पीसीआर के जनरली, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो और 5 नंबर मिल जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों को पता नहीं बायोटेक बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगती है, लेकिन बायोटेक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी यूनिट है। और मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि हाँ कि बायो में भी कुछ इंटरेस्टिंग है, सब कुछ याद करने की चीज़ें नहीं है। तो किसी ने अगर वो वीडियो देखनी है तो कमेंट कर सकता है। तो ये मैं बता रही थी, वहाँ पे पीसीआर एक टॉपिक होता है, पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें ना जो डीएनए होता है, हमारा डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिल के बना होता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब जैसे कि 2 धागे हैं, ठीक है। मैं अगर थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करवाऊँ तो जैसे कि ये 2 धागे हैं, तो ये हैं हमारे अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा जो डीएनए है ये ऐसे ऐसे एक दूसरे में लिपटा होता है। ये हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, जो 2 धागों से मिलके बना हुआ है उसको कह देंगे डबल स्ट्रैंडेड। तो ये चीज़ होती है, जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब हमारा जो पीसीआर में ना एक वो होता है स्टेप, उसमें हमें क्या करना होता है, इन 2 धागों को अलग अलग करना होता है। अब इन 2 धागों को अलग अलग करने के लिए, हाँ, तो हमें वहाँ पे उन 2 जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उन्हें अलग अलग करना होता है। तो उनको अलग अलग करने के लिए हमें कोई ऐसा बैक्टीरिया चाहिए होता है। हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लाइक 95 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हम टेम्परेचर देते हैं। अब तो भाई उस टेम्परेचर में कौन रह सकता है, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो काफ़ी हाई टेम्परेचर में रह सकता हो। तो उसमें आता है थर्मो एसिडोफाइल्स का एक एग्जाम्पल होता है, थर्मल एक्वेटिकस, ये एग्जाम्पल होता है। तो इसके बारे में बायोटेक में वैसे तो पढ़ेंगे, पर यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ना याद रहेगा। मुझे पता है पीसीआर का पूरा प्रोसेस याद नहीं रहेगा, लेकिन जब ये चीज़ पढ़ोगे तो ये याद आ जाएगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा बताया था कि जो बायोटेक में भी यूज़ हो रहा था। और जब बायोटेक पढ़ेंगे तो तब ये चीज़ याद आएगी कि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ बताया था। ये एक ट्रिक होती है चीज़ों को याद करवाने की, कि हाँ अब क्या होगा, ये चीज़ आपने यहाँ पे भी पढ़ ली, अब वहाँ पे पढ़ोगे तो कितनी बार, जितनी बार हम बायो को पढ़ते हैं ना उतनी बार चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे हमारा आर्की बैक्टीरिया ख़त्म होता है। अब उसके बाद में आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया पे। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और स्टाइल मारना हो तो हम बीजीए भी कहते हैं, बीजीए, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। अब अक्रेंस कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें पानी में, ठीक है। अब हमने आर्की बैक्टीरिया देखा, आर्की बैक्टीरिया था पुराने ज़माने का, और जैसे भिड़े कहते थे हमारे ज़माने में, तो ये वैसे ही वाला बैक्टीरिया था। आर्की बैक्टीरिया ये हर वक्त कहते रहता था हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में। तो उसके बाद में आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया जो है अब वो नए जनरेशन वाला बैक्टीरिया है। तो अब क्या है, आज के टाइम में ऑक्सीजन मिलती है तो ये एरोबिक होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक होते हैं ये भी। अब भाई मोनेरा के मेंबर हैं तो प्रोकैरियोटिक ही होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद में ये चीज़ अभी आपके मतलब की नहीं है, सेल चैप्टर की है। स्टोरोल नहीं होते सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है वहाँ पे। फ्लैजुला नहीं होता, वैक्यूल नहीं होती, गैस वैक्यूल होती है। और गैस वैक्यूल के बारे में बताऊँ, गैस वैक्यूल ना स्यूडो वैक्यूल होते हैं। स्यूडो का मतलब मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, बहुत और बताया हुआ है एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ भी। एनिमल किंगडम में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बताया था। तो स्यूडो का मतलब पता है झूठा, ठीक है। तो ये झूठी वैक्यूल है, मतलब ये वैक्यूल नहीं है, लेकिन वैक्यूल वैसा दिखाती है कि हाँ मैं वैक्यूल हूँ। तो गैस वैक्यूल होती है। इसका काम क्या होता है, मैंने बताया ना कि पानी में मिलते हैं ये वाले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या कर, अब साइनोबैक्टीरिया पानी में मिलता है, इन्हें अपने खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें ना पानी के ऊपर ऊपर रहना होगा, मतलब पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट करना होगा।
तो ये जो गैस वैक्यूल होती है ना, ये इनको बायनेंसी प्रोवाइड करती है, इनकी उनको ऊपर ऊपर पानी की सतह पर फ्लोट करने में हेल्प करती है गैस वैक्यूल। और इस चीज़ को जब हम अब सेल चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो याद रहेगी ये चीज़, थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा ही, फिर एक बार वहाँ पे पढ़ के अच्छे से याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं सेल चैप्टर से, इस वाले गैस वैक्यूल टॉपिक से। उसके बाद में अब रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, सिंपल सी बात है। फोटोसिंथेसिस कैसे करता है ये फोटोसिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए। इसके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। फाइकोब्लिन्स भी होते हैं, ये चीज़ बता देती हूँ। तो पिगमेंट्स होते हैं ये रेड और ब्लू कलर के। तो जैसे कि अभी पढ़ा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू कलर देता है फाइकोसाइनिन। साइनिन का ना मतलब ये होता है कि ब्लू कलर देता है, साइनिन से ही साइनोबैक्टीरिया बना है। ठीक है, उसके बाद में रेड सी, ये तो वैसे प्रोटिस्टा में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, ये सब आगे के चैप्टर की बातें हैं, लेकिन अब मैंने तो ये सब पढ़ा हुआ है तो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स पे लिखा हुआ है। उसके बाद में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो भी पोर्शन है ये आगे के चैप्टर का है। तो यहाँ पे हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो होते हैं वो एक तरह के सेल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा नोस्टॉक, एनाबेना, एरोल्सिना, स्पिरुलिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, माइकोप्लाज्मा भी बता देती हूँ, यहीं पे ही बता देती हूँ। चलो, माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, इसके बारे में भी हमें सेल चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। माइकोप्लाज्मा भाई, माइकोप्लाज्मा एक अलग ही चीज़ है। माइकोप्लाज्मा ना सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखते हैं इसके ना कुछ अलग अलग नाम है, जैसे कि हम पहले बचपन में पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे ना, वैसे ही इसका एक नाम होता है PPLO। और इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है माइकोप्लाज्मा देकर ही आएगा। PPLO भी कहते हैं, PPLO भी कहते हैं। उसके बाद में जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, जोकर की तरह अपना अलग अलग हरकतें करता है, इसलिए हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। बैक्टीरिया विद इट्स कोट। ठीक है, तो अब उसके बाद में ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर होगा। प्रोकैरियोटिक भाई, मोनेरा के जो पार्ट है बैक्टीरिया वो सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होंगे, ये बात तो याद हो जानी चाहिए अभी तक। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ आ जाती है कि इसके पास मेरा सेल वॉल नहीं होती, ये इसलिए मतलब ऐसे अलग अलग हरकतें कर रहा है, इतना छोटा सा है और अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है बार बार। तो ये किस वजह से कर रहा है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्राइलेमिनर होता है ये। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक होता है, अभी बताया ना शेप चेंज करता रहता है, इसका मतलब होता है प्लियोमॉर्फिक। जब वो शेप चेंज करते रहते हैं उसको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रंग बदलते रहते हैं, उनको हम गिरगिट कहते हैं, वैसे ही। ठीक है, पैरासाइटिक होता है, जेनेटिक मटेरियल लीनियर होता है। लीनियर जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जैसे कि, और ये सब ना अलग अलग चैप्टर की भी चीज़ें होती हैं। अब 2 तरह का DNA होता है, देखिए, एक तो ऐसे, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माइंड मत करिएगा। तो अब इस DNA में ये चीज़ें ना वैसे हमें क्लास 12 बारे में पढ़नी है, तो अभी इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, बस जो बता रही हूँ उस चीज़ पे फोकस करिए। ये DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमें 2 एंड्स मिल रहे हैं DNA के, यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ सकते हैं, और मन करे तो हमें उसको ना ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो इस वाले DNA को कहते हैं लीनियर। लेकिन एक और DNA होता है जो कि होता है सर्कुलर। अब क्या हम ये भी तो कर सकते हैं कि इस वाले DNA को पकड़ के इसे गोल घुमा के गांठ बांध दे, वो गया सर्कुलर DNA। ठीक है, उसका कोई एंड थोड़ी ना मिलेगा हमें, वो ऐसे बन जाएगा रबर बैंड टाइप। ठीक है, अब आप ले लीजिए जैसे कि रबर बैंड है। अब रबर बैंड तो गोल होता है, अब
गोल वाले रबर बैंड को हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए। लेकिन अगर हम उसी रबर बैंड को कट लगा दें उसमें एक, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर डीएनए। करके देखिएगा घर पे आज, काफ़ी अच्छा लगेगा समझ आ जाएगी ये चीज़। अब उसके हमने ये होता है फैकल्टेटिव एनरो। वैसे तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन कभी नहीं मिलती ऑक्सीजन तो भी गुजारा कर लेते हैं। बाइनरी फिजन करते हैं ये भी। बाइनरी फिजन तो मोनेरा के सभी लोग कर रहे हैं, यानी कि 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं ये। तो यहाँ पे इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा वो ख़त्म होता है। मोनेरा किंगडम वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन समझा दिया मैंने जल्दी से तो, और अच्छे से समझाया। आई होप कि अच्छे से समझाया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक में वीडियो बना दूँगी। एंड यस, प्लीज़ शेयर द वीडियो with your friends, with your family members and with anyone else okay, so thank you so much। और हाँ, अगली वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए किंगडम है उनको पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा और फंगस। प्रोटिस्टा और फंगस यहाँ पे तो अभी इतना डिफरेंस नहीं है। प्रोटिस्टा और फंगस में काफ़ी बीच में अलग अलग जो उनकी क्लासेस है उसमें डिफरेंस करा हुआ है, तो मैंने टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस किया है, उससे आपको ज़्यादा जल्दी याद होएगा। क्योंकि वैसे जब हम नॉर्मल डिफरेंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, याद नहीं रह पाती चीज़ें। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्रोटिस्टा और फंगस, और मतलब अगली वीडियो में तो प्रोटिस्टा करेंगे, उससे अगली वीडियो में फंगस, और छोटी छोटी वीडियो होंगी। उसके बाद में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए तो अलग से ग्रुप है। एनिमल किंगडम के वीडियोस भी बनी हुई हैं, 3-4 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म किया हुआ है। इतना बड़ा चैप्टर है लेकिन हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। और अभी मैं कुछ टाइम बाद 1 शॉर्ट्स भी लाने वाली हूँ, लाइक एक चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाली हूँ अराउंड 1 घंटे में। तो और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो ये था मेरा प्लान आगे का। लेकिन अगर अभी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।